बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे और खूब तैयारियाँ भी ईद की कर रहे होंगे। दुआ ये कीजिए कल ईद हो या परसों ईद हो, अल्लाह ताला खैर का वक्त लेकर आए, अच्छा वक्त लेकर आए। हम सब के लिए ये खुशियाँ ईद की जो हैं वो ज़बरदस्त हो जाएँ। और इसके साथ साथ ये लाजमी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो हमने रोज़े रखे हैं, जो इबादत की हैं, उनको भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलते हैं। खबरें हमारे पास हैं जी। ईद से कबल आवाम को एक और झटका। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट महंगी की है। दो 219 गाड़ियों को जी जुर्माने किए गए हैं। ओवर चार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स का कुछ शिकंजे में ले आया गया है। डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आसिफ इकबाल ने मुआहदे पर दस्तखत किए। नवाज शरीफ IT सिटी की तामीर के लिए CBD का चीनी कंपनी से मुआहदा। और इसके बाद कैंसर के मरीजों के लिए खबर क्या है वो भी शेयर करेंगे। वेलकम बैक। आम आवाम को शायद कोई अच्छी खबर देना बहुत मुश्किल है, लेकिन फाइनली अच्छी चीज़ है, कैंसर के मरीजों को अच्छी खबर दे दी है इन्होंने। ईद से कबल क्या किया जा रहा है जी आवाम के साथ। पहली खबर की तरफ हम आएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, वकास और इसके साथ साथ आमिर रजा खान साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। मतलब तैयार रहे इन चीज़ों के लिए। आपको पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, इस चीज़ को रूटीन का हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि हमें जब ये खबर ऐसी आती है फिर दिल परेशान होता है। अब नॉर्मल हो जाए, क्योंकि ये अब होते चले जाना है। वकास, एक चीज़ तो तसलसल के साथ होती है ना, जिसमें तसलसल है हमारी हुकूमती पॉलिसीज़ में वो महंगाई है, या वो उन आइटम की प्राइसेस में इंक्रीमेंट है जो महंगाई का बायस बनती हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपकी फ्यूल हो गया और गैस हो गई, ये तसलसल के साथ होती रहती है। अभी देखें ना, एक हफ्ते में दूसरी बार नेपरा ने जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में ये 2 रुपये या 3 रुपये बढ़ाए हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी सारी इकॉनमिक प्रोसेस पे होता है। तो फिर आप कहते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं आ रही, महंगाई है। भाई महंगाई कैसे होगी? ठीक है, आपकी 100 मजबूरियाँ हो सकती हैं कि ये आपने IMF से एग्रीमेंट किया हुआ है, फ्यूल एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन कोई मैकेनिज्म तय कर ले ना कि यार 2 महीने बाद हमने करना है, 3 महीने बाद करना है। मतलब ऐसा लगता है कि जब सो के बंदा उठता है उसको पता चलता है यार आज आमिर भाई खुश ने, इन्होंने बिल काटा है तो कल मैंने तो कुछ ना एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दे। और पहले ही पाकिस्तान में जो बिजली की कीमत है वो 50 साल की जो हाईएस्ट प्राइसेस, ये आलमी बैंक कह रहा है कि इतनी ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से हफ्ते 2 बाद ये करते जा रहे हैं, अभी तो IMF की डील भी नहीं हुई, तो सोचें उसके बाद क्या होगा। यहाँ तो कोई मुतबादल दे देना, ये बेसिक नेसेसिटीज़ में शामिल होती है। और हर माह जो एक बंदा जो अपना बजट बनाता है वो उसको 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा नए बिल में पड़ जाते हैं। अभी तो बिजली की बातें हो रही हैं ना, जो गैस की सूरत हाल है वो तो पहले ही खौफनाक है। अगर मजीद बढ़ गई तो पता नहीं क्या होगा। आमिर भाई, मुझे तो लग रहा है आपको वो एक चुप सी लग गई। नहीं, चुप सी नहीं लगी मुझे, तो ये पता है कि ये होने गहरी सोच में थे इसमें। नहीं, गहरी सोच तो थी। वो असल में यही सोच रहा था कि मेरा बिल कितना आएगा। मैं अपने हिसाब से सोच रहा था। सही इसने कहा कि जो बंदा अपना बजट बना रहा होता है तो उसको पता होता है कि ईद के बाद उसकी क्या है। इससे ईद पर पहले तनख्वाह आ जाती है, कुछ हमारे मुकर्ररा दिनों से पहले आ जाती है, खर्च होना पहले शुरू हो जाती है, और फिर ईद के बाद ज़रा तंगी सी आती है। वो कल हम डिस्कस भी कर रहे थे, मैं और नहीं बैठ के, यही बात कि फिर आप आगे तंगी आएगी तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उस पर यह फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के बिलों में 5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया। लेकिन मजबूरी ये है कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट है, उसमें ऑयल की कीमत जो है, वकास भी कह रहे थे कि 2 माह का कोई मैकेनिज्म बना ले। 2 माह का बन नहीं सकता है। ऑयल मार्केट में हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो है अप एंड डाउन आता है, उसकी फिर निकालते हैं, ये एवरेज निकालते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा बिजली फर्नेस में बनानी होती है। लेकिन मुझे आज तक हमारी गवर्नमेंट की समझ नहीं आई। मैंने पहले भी एक दफ़ा यहाँ बात की थी कि लाखों एकड़ जगह हमारे पास मौजूद है लोगों के घरों की सूरत में, जो 10-10 मरले 5-5 मरले एक कनाल के घर हैं, उस पर सोलर लोगों को सस्ते दामों दे दें। ये आपको बिजली बना कर देंगे,
मेंटेनेंस भी खुद करेंगे, आपको कोई बंदा रखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मेंटेनेंस भी खुद करेंगे, बिजली बनाएंगे भी खुद। आप वो सस्ती बिजली जो है अपने ग्रिड में शामिल करो, इंडस्ट्री को दे दें, इंडस्ट्री भी खुश, लोग भी खुश, और आपको मुफ्त में बिजली मिल रही है। आपको ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाने नहीं पड़ेंगे। देखिए पॉलिसीज़ जो हैं वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ जो हैं ये कभी किसी गवर्नमेंट को सहारा नहीं दे पाती हैं। और महंगाई की जो शरह है वो रोज़ बरोज़ बढ़नी है, क्योंकि हमारी आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। दुनिया का कोई मुल्क नहीं, वकास भी इंग्लैंड से आए हैं, इनको पता है कि इंग्लैंड में महंगाई किस सतह पे जा रही है। जैसे जैसे आबादी आपकी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आपकी महंगाई बढ़ती चली जाती है, सही है। आपके वसाइल कम होते चले जाते हैं। हमारे यहाँ भी यही है, हमने बहुत तेज़ी से आबादी में इजाफा किया। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कोई रोक लगानी चाहिए, बट हमने जितना इजाफा किया हमारे पास वसाइल उतने नहीं थे। कोई यहाँ से ऑयल निकलता नहीं है, कोई बड़े डैम उसके बाद 68 के बाद बने नहीं हैं, छोटे छोटे डैम बने ज़रूर। वो अगर बन जाते तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी होती। वो 300 डैम ही बन जाते खैबर पख्तूनख्वा में, और वो जो लोग पानी के लिए पाइप डालते थे और उसमें से गैस निकलती थी वो निकल आती तरीके इंसाफ के दौर में, तो शायद भला हो जाता सबका, लेकिन वो नहीं हो सका, वो नहीं निकला। वो डाले हमने, लेकिन पानी ही निकलता है, उसमें से गैस नहीं निकलती। तो ये मामला जो है ये गवर्नमेंट क्या करे, अवाम क्या करे, अवाम अपनी बचत आप करे। जहाँ एयर कंडीशन लगाती है वहाँ पंखा लगाए। प्लीज ये ना करें। नहीं ये क्यों ना करें, बच्चों के साथ बिल्कुल गुजारा नहीं, बच्चों के आपकी सिचुएशन में क्यों ठहर जा कम चला लेंगे आप, बिल्कुल ये एक मशवरा मिनट ठहर जा। जब आप बच्चे थे आपके घर में एसी था, मेरे घर में तो नहीं था। इससे भी एक बड़ी बात, मेरे घर में नहीं था। वकास साहब आपके घर में था, एसी था जब आप बच्चे थे। हमने ये तो अमर में खैर हमारी बॉडी यूज्ड हो जाती है। मतलब सड़क पे जब हम चलते हैं तो ये जो खाना बदोश हैं इनके बच्चे किस वर्स्ट सिचुएशन में सर्वाइव कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके बच्चे शुरू से ही एक ख़ास हार्ड इन्वायरमेंट में उन्होंने उनको पुट कर दी है। तो चीज़ें तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, या फिर है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ इसी सूरत में करना पड़ेगा कि आपको हर चीज़ लिमिटेड करनी पड़ेगी, लेकिन हम ना चाहते हुए भी इस स्टेज पे आ जाएंगे। कम अगर इसी रफ्तार से बिजली बढ़ती असल में घर की खवातीन मरवा रही हैं लोगों को अन्ना की तरह की, जो ये कहती हैं हो मेरा तो एसी के बगैर गुजारे नहीं है। भाई मेरी माँ का एसी के बगैर गुजारा था, मेरी बेगम का आमिर भाई मैं कर लूंगी गुजारा, बच्चों का गुजारा आप क्यों नहीं है बच्चों का गुजारा? उसने सही कहा, अगर खाना बदोश के बच्चे बगैर एसी के और बगैर पंखे के पल सकते हैं, अब हमारे बच्चे अपने उस बच्चों एनवायरनमेंट के आदी नहीं हुए। अभी तो आए नहीं है, अभी तो आए उनको जुमा 8 दिन हुए हैं और अभी आदी भी हो गए हैं वो। ये कैसी मजे की बात है? ये माएँ बताकर लोगों की जेबों में से, भाईजान आपकी जेब में से भी पैसे निकल रहे हैं, जरा ख्याल करें। हमें भी 1.5 करोड़ आबादी से कितने लोगों के घरों में 50 लाख के घरों में एसी होगा, आपकी 70। लेकिन मैं 50 लाख लोग ही मैं आपको बताऊं मिडिल क्लास से तल्लुक रखते हैं। सही कह रहे हैं। ये जो अपर क्लास है उसको एसी के बिल की फिक्र कोई नहीं भाई। जो लोअर क्लास है उसके पास एसी नहीं है, तो है आप तो फिक्र जिसको है वो आप जैसे मेरे जैसे तनख्वाहदार हम कम इस्तेमाल कर लेंगे। ना इस्तेमाल करने वाली सजेशन तो मैं आपको बिल्कुल नहीं मानने वाली। अपने रिपोर्टर से एक कमेंट ले लेती हूँ। आमिर भाई बैठे हैं, वकास बैठे हैं, कैसा लग रहा है? पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून ने बनाया, कायदे आज़म ने नहीं। तख्ती लगा ले। मैं तो ये कहूँगा, टीवी प्रोग्राम चल रहा था और उसमें बच्चे से सवाल हुआ पाकिस्तान किस जमात ने बनाया था, उसने कहा मुस्लिम लीग नून ने। अच्छा, तो मेरा ख्याल है मरियम उसी फ्रेम ऑफ माइंड में है, तमाम तख्तियाँ उखाड़ के नई तख्तियाँ, तो कायदे आज़म की तख्ती भी क्यों रहे, तो जिसने बनाया है उसका क्रेडिट उससे ले लें और लेके अपनी तख्ती लगा लें। मेरा ख्याल है यही एक तरीका रह गया है इनके पास। और तख्ती का रोला इतना है कि अपनी तख्ती लगवाने के लिए इन्होंने सर्जिकल टावर बनने नहीं दिया था। इनके चचा जान ने, चाचू ने ये सर्जिकल टावर बनने नहीं दिया था। अभी आप देखें तख्ती का मामला है तो ये जो बरकत मार्केट डबल अंडरपास बनना है नहीं बन सक रहा है। ये तख्ती का मामला है कि उन्होंने रिंग रोड जो सेकंड फेज़ था कॉरिडोर का, उसको अभी तक मुकम्मल होने नहीं दिया। तो ये तख्ती का मामला है। उसमें मुझे गुलाम अब्बास का एक वो नावल याद आता है, कतबा, वो पढ़ लें ज़रा। मरियम भी पढ़ना, मरियम को पढ़ना चाहिए। कतबा इनकी वालदा की तो उर्दू में PhD थी। कतबा एक है जिसमें वो अपने घर के बाहर अपना नेम प्लेट लगाने के लिए बनवाता है और एंड पे वो कब्र पे रखते हैं। याद रखें, आपके काम आपके साथ जाते हैं, आपके कतबे आपके साथ नहीं जाते हैं। तो ये कतबा है, आप जिसने मर्जी तब्दील कर लें, जिसका क्रेडिट है उसी के पास रहेगा। जिस दिन से गवर्नमेंट आई है ना मरियम साहिबा की, वो ये बड़ी डिस्परेट थी कि यार मुझे कुछ जगह बताओ जहाँ पर मैं अपने नाम की तख्ती लगाऊँ। अच्छा, ये सिर्फ वो लालच नहीं है या सस्ती शोहरत नहीं है। इस तकरीब पे लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 10 लाख रुपया खर्च हुआ है, ये फजूल खर्ची है ना। अवाम 2 मिनट पहले हम जो बात डिस्कस कर रहे थे कि हम और आप ये सोच रहे हैं कि क्या आपने एसी इस दफ़ा चलाना है कि नहीं है, और वहाँ पे शाह खर्चियाँ ये हैं
कि 10-20 हज़ार लगा के एक आर्टिफिशियल माहौल बना के उन्होंने एक तख्ती लगानी है। क्या तख्ती के बगैर रिंग रोड नामुकम्मल है? अगर जहाँ पे हमारे हुक्मरान हमें ये कहते हैं ना कि आवाम सेक्रीफाइस करें, वहाँ पे उन्हें भी सेक्रीफाइस करना चाहिए। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन है उनकी, वो डिस्क्रिप्शन है। ब्यूरोक्रेसी सारा माइंडसेट अमित भाई बना रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता। आपने निगरान सेटअप में देखा है? नहीं, निगरान सेटअप में आपने देखा है? आपको बताऊं, ये वज़ीर आला से, ये गलत बात है कि ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। वज़ीर आला से आएगा कि मुझे कोई इफ्तिताह बताए जो मैंने करना है ईद से पहले। उन्होंने कहा जी मैडम ये तैयार है, मैंने कहा ये करवा दो। ये बिल्कुल नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी कहा कि मैडम आए आप इफ्तिताह करें, हम 10 लाख रुपए या 12 लाख। और फिर अगर लेट्स सपोज अगर ब्यूरोक्रेट आपको एक सेक्रेटरी जो है वो आपको चला रहा है, तो फिर आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे सोचना चाहिए ना कि अगर एक सेक्रेटरी का नए मंसूबे लाएं, इतना काम होने वाला शहर में आपके पास, तो मैं वही कह रही हूं, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। क्या उनको कोई सीएम साहिबा धड़ाधड़ मंसूबे मुकम्मल करें, इफ्तिताह करें, क्रीम ब्लॉक वाला करे ना, इफ्तिताह कर दे। इस पे मीटिंग भी की है वैसे 2 दिन पहले एलडीए वालों ने। और वो जो शॉर्टेस्ट वे टू मोटरवे है उसको बना ले, कितना लोगों को जबरदस्त फायदा होगा कि उनके कई किलोमीटर बचेंगे। सिर्फ एक क्रीम ब्लॉक से अंडरपास बनना और उसके आगे से तख्तियां तो आप बेतहाशा लगा सकती हैं, बस उसके लिए ये है कि आपको फटाफट काम करने बचपन में तख्तियां लिखी होती तो ये नौबत ना आती। उससे अपना नाम लिखना था उन्हें, वो सीएम के नाम वाली तख्ती चाहिए ना अमित भाई। अब बचपन वाली तख्ती और थी, ये वाली तख्ती और है, इस पे सिर्फ नाम लिखा होगा मरियम नवाज। अभी हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आके अगली खबर डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम तख्ती की बात कर रहे थे, नाम की बात कर रहे थे, अब काम की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। नाम के साथ काम भी होने जा रहा है, जिसका मुआहदा हो गया। सीबीडी का चीनी कंपनी के साथ मुआहदा हुआ है। IT सिटी, सॉरी नवाज शरीफ IT सिटी। आमिर भाई, और नवाज शरीफ के नाम पे बना दे सारी चीज़ें, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल है तो नवाज शरीफ है, कोई अंडरपास बन रहा है तो वो नवाज शरीफ है, कोई ब्रिज बन रहा है तो नवाज शरीफ। अब IT सिटी वो भी नवाज शरीफ के नाम से। नाम पे मुझे कोई इतराज़ नहीं कि आप नाम पे बना रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बनाना भी चाहिए, आपके वालिद हैं। लेकिन आपके वालिद पे सारी चीज़ें बनती चली जाएंगी, पंजाब का क्या रहेगा? देखिए ये पंजाब IT सिटी होना चाहिए था, ये पाकिस्तान IT सिटी होना चाहिए था। दुनिया में उसकी पहचान पाकिस्तान की और पंजाब की बनता है IT सिटी। लेकिन आप जो भी आप काम कर रही हैं, या तो आपके वालिद के नाम पे कर रही हैं या आप अपनी तख्ती लगाना चाह रही हैं, तो ये कतबे वाला मामला है। तो खुदारा इन चीज़ों को पोलिटिसाइज हो जाती है इस तरह से। आने वाली गवर्नमेंट जो है वो कहेगी इसके नाम के साथ नवाज शरीफ तो इसके फंड रोक। सही बात है मैम, ये पाकिस्तान का कल्चर रहा है, ये रिवायत रहे कि यहाँ फलां का नाम की तख्ती है तो इसके फंड रोक लो, ताकि ये मिल जाएगा। ये आए कि ये काम ही खराब हुआ था, ये काम सही हुआ ही नहीं था। तो ये IT सिटी आने वाले दिनों में चलें। ये अच्छा है कि CBD को दिया था, CBD की हम चीनी कंपनी से वादा कर भी लिया है और उन्होंने काम CBD ने किया भी बहुत है। और चाइनीज कंपनी के साथ अगर मुआहदा हुआ है तो हमें अच्छा काम नजर आएगा। हाँ नजर आएगा। अच्छा, चाइनीज कंपनी जिस वक्त दुनिया की टॉप कंपनीज हैं, बिल्कुल, और कंस्ट्रक्शन में तो उनका बहुत काम है। इस वक्त वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही हैं। हमें भी ऐसी ही कंपनी चाहिए थी जो करे, जो सस्ती भी हो। देखिए हमारे अपने पास के मुल्क की है, चीन के साथ हमारे दोस्ताना है, अगर हम उनसे कर्जा भी लेना चाहेंगे तो मिल जाएगा। और चीज़ें भी आपको टेक्निकली नो हाउ भी मिलेगी, आपके लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन वो तख्ती वाली बात जो है, हाँ, बात हमने तख्ती से शुरू की थी, बाकी रह गई चाइनीज कंपनी के साथ अगर CBD काम करेगी तो वो हमें CBD के जो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए हैं उस पर एतबार तो है कि काम जल्दी और अच्छा हो जाएगा। वकार देखें, चाइना के जो एक्सपर्टीज़ हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा है, हमसे बल्कि 100 साल आगे हैं। तो उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करना डेफिनेटली, अगर वो लोग उनके लोग यहाँ पे आएंगे तो उसमें हमारी जो इस्तिताअत कैपेसिटी बिल्डिंग है हमारे लोगों की वो भी होगी। लेकिन जैसे ये ख़बर आई थी सबसे पहले मेरे जहन में भी यही बात आई थी कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी को जिच करने के लिए ना मरियम साहिबा ये करती जा रही हैं कि हर चीज़ का नाम नवाज शरीफ दे दें। देखें, नवाज शरीफ साहब खुद एक पॉलिटिशियन है, प्राइम मिनिस्टर रहे, वज़ीर आला रहे, बहुत से जगह पर उनकी तख्तियाँ लगी हुई हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो एक बंदा ऑलरेडी जो वेल नॉन है, उसने जब आइनी ओहदों पे सर्व किया तो उसके नाम की तख्तियाँ मौजूद हैं। तो फिर आप हर आइकॉनिक चीज़ को नवाज शरीफ के नाम से मंसूब नहीं करना चाहिए। मसलन अरफा क्रीम टावर बना, तब उसका नाम IT टावर था, लाहौर IT टावर समथिंग, लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने, इन्हीं की गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने उस अरफा के नाम, बिल्डिंग को अरफा के नाम से मंसूब कर दिया। अब जब भी आपका नाम अरफा क्रीम टावर आप सुनेंगे, देखेंगे, तो आपके माइंड में कोई इंस्पायरेशन स्टोरी चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह की आमिर भाई ने बात की, हमारी सोसाइटी पोलराइज्ड है और जो चीज़ें पोलिटिसाइज हो जाती हैं।
अब सच्ची बात बताएं, आप किसी को जाके हैं ना नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ IT टावर, तो आधे लोग मेंटली तौर पर एक दूसरे के उसको ना क्रिटिसाइज कर देंगे। तो फिर जब आप बात करती हैं कि हमने ये इकोनॉमी का दब के रह जाती है। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने IT पे फोकस करना है ताकि उससे रेवेन्यू ज़्यादा आ सके, लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आना है। तो फिर आपके नाम भी ऐसे होने चाहिए जिसमें नेशनल यूनिटी नज़र आए, या मतलब ऐसा लगे ना, आप कहते हैं कि पंजाब बड़ा भाई है तो फिर उसके नाम से भी कुछ बड़ापन नज़र आना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है। तो अगर तख्तियाँ ना लगाने से या नाम करने से, वो तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। अब अरफा क्रीम टावर का अरफा लड़की के नाम पे है ना, बिल्कुल, किसको नहीं पता कि वो किस गवर्नमेंट ने बना हुआ है। तो बात फिर वही आमिर भाई ने जो कहा था कि काम याद रहते हैं। हाँ। अगर आपने सिर्फ तख्तियाँ लगानी है तो जो आपके बाद गवर्नमेंट आएगी, शायद जैसे आज आपने तख्तियाँ उतरवा दी हैं, कल को गवर्नमेंट की और आगे भी तख्तियाँ उतरवा देगी। काम जिसका होता है सबको वो पता नजर होता आता है कि किसका काम है, नाम आप जो भी कर दें। अच्छा जी, ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छी खबर है कैंसर पेशेंट्स के लिए। अच्छा जी, क्या किया गया है? म्यू हॉस्पिटल में 3 साल से बंद रेडियोथेरेपी की सहूलत बहाल कर दी गई है। रेडिएशन कैंसर के मरीजों के लिए कितनी ज़रूरी है? कुछ लोगों को ये इनिशियल स्टेज पे भी लगती है, कुछ लोगों को लास्ट स्टेज पे भी लगती है। और ये 3 साल से अगर सहूलत बंद थी तो मरीज़ कितना सफ़र कर रहे होंगे? वकास। अच्छा, मुझे तो आपकी खबर के बाद ये मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि मुझे इस पर खुश होना चाहिए या अफसोस करना चाहिए कि एक अस्पताल की मशीनरी थी वो बंद पड़ी थी 3 साल, और 3 साल किसी ने बॉदर नहीं 3 साल जो है वो बंद पड़ी थी। और 3 साल के दौरान 2-3 सेटअप तो आए गवर्नमेंट के, 2-3 सेक्रेटरीज MS भी सारे तब्दील हो गए। तो क्या इंक्वायरी तो मेरा ख्याल ये होनी चाहिए ना, एक किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना उसके मेंटेनेंस करना। जवाब दे कोई तो था ना। और निकलना क्या है इंक्वायरी से जी, वो फंड नहीं थे जी, फंड जारी नहीं हो सके, हम ये नहीं करवा सके। तो सिंसेरिटी जो है ना, फिर वही बात आ जाती है कि सिंसेरिटी हमारे हुक्मरानों की, ब्यूरोक्रेट्स की ये है कि एक मशीन है एक अस्पताल के अंदर पड़ी हुई कमरे में, वो 3 साल से ख़राब पड़ी थी, लोग जलील होते रहे, और 3 साल बाद उसको ठीक करवा के तो हम कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे लिया। तो वहाँ पर बात भी तख्तियों की ही है। लेकिन कितने लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आज, अगर खबर में नाम पढ़ें तो वो वफाकी टैक्स मोहतसिब साहब भी वहाँ पे गए, और भी सारे लोग इकट्ठे हो गए। वो 3-4 घंटे उन्होंने कुछ नहीं किया होगा सिवाय उस मशीन को देखने के। तो मेरा ख्याल है कि हमें जहाँ पे ना अपने आप को सुधारना भी चाहिए, और सुधार ऐसा होना चाहिए कि चीज़ें जो है ना ऑटोमेशन पे हों। अगर इस स्टूडियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी आमिर साहब की है तो आमिर साहब के लिए 3 साल इंतज़ार ना करना पड़े कि उनको क्या कहे भाई आमिर साहब आपने क्यों नहीं किया। ठीक है, बाकी आमिर भी आपको बेहतर बता सकते हैं। मुझे तो सीरियसली ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि खुश होना चाहिए इस पे या जी आमिर भाई। ये खुश होना चाहिए। अवकाश में आपको कहता हूँ खुश हुए कि ये हो गया, और ये निगरान गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कारनामा है। ये जो डिपार्टमेंट है इनकोलॉजी का, इसमें मेरी शहजाद भट्टी साहब हैं, वहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर हैं, उनसे भी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि निगरान गवर्नमेंट की बहुत अच्छी हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटल्स को रीवैम्प किया गया, और ये 3 साल से बंद था। तो दौरे बुज़दार में ये बंद हुई थी, और उसमें फ़ंड जारी नहीं किए गए थे हॉस्पिटल्स के लिए, और हॉस्पिटल के नाम पर वो वोट लेकर आए थे, लेकिन हॉस्पिटल्स के लिए फ़ंड जारी नहीं हुए थे। उसके बाद निगरान गवर्नमेंट आई, तो निगरान गवर्नमेंट ने सबसे पहले हॉस्पिटल्स को देखा था। तो ये मशीनरी भी उन्होंने मुझे एक ऐसी मशीन भी दिखाई जिसकी मालियत तकरीबन 25 करोड़ रुपया थी। वो कह रहे पूरे पाकिस्तान में किसी हॉस्पिटल के पास ये मशीन मौजूद नहीं है जो इस गवर्नमेंट ने, निगरान गवर्नमेंट ने हमें ला कर दी है म्यू हॉस्पिटल को। ग्रेट। देखिए ये चीज़ें हैं, अगर आप काम करना चाहें, अगर आप तख्तियाँ लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएं। मगर सर्जिकल टावर, मैं वकास भाई रह के आया हूँ वहाँ पे, 21-22 दिन मेरा ऑपरेशन था, तो मैं वहाँ पे रह के आया हूँ। मैंने देखा कि जो मशीनरी गवर्नमेंट के पास है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के पास नहीं है। अगेन वो शहजाद भट्टी साहब की बात करूँगा, उन्होंने कहा कि इस शहर के अंदर, लाहौर शहर के अंदर जितने हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट, सबके पास पुरानी मशीनरी है जो किसी न किसी बैरून मुल्क से, किसी हॉस्पिटल से उतरी, वो इन्होंने दोबारा से उसको ठीक करवाया, ओवरहालिंग करवाई और लगा ली। वहाँ गवर्नमेंट है पंजाब की जो कोई पुरानी मशीनरी खरीदती ही नहीं है। सही। आपको सस्ते दामों में मिले तो नहीं, वो कहते जी महंगे दामों वाली मशीनरी लेकिन लेनी नहीं है, गारंटी के साथ लेनी है। ये रेडियोलॉजी का इसके साथ साथ मेरा ख्याल है
ये तो कैंसर के मरीजों को खैर बहुत फ़ायदा होगा और बाकी भी होगा। इसके साथ साथ एक्सरे का भी कुछ इंतज़ाम करें। फ़िल्म बिल्कुल नहीं है, वो जो वहाँ पे लोगों को कहा जाता है कि आप तस्वीर बना लें मोबाइल से और जाके डॉक्टर को दिखा दें। फिलहाल एक्सरे फिल्म भी जो ज़रूरी है, जो रिकॉर्ड के तौर पर उनके पास रहे। इस तरह की चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता देखें, अल्लाह ताला हालात बेहतर करे। अभी मैं हॉस्पिटल में ये शोबा बहाल हुआ है, जिना हॉस्पिटल में भी हो जाए, सर्विसेज में भी हो जाए, ताकि एक हॉस्पिटल में कम हो जाए दबाव, बाकी हॉस्पिटल भी जाए, निश्तर मुल्तान में चला जाए, बिल्कुल ऐसे ही है, शेख ज़याद रहीमयार खान में चला जाए, तो सारी जगह पे लोगों को ये सहूलतें मुयसर ये सहूलतें लोगों को मिलनी भी चाहिए, इसलिए इसको मजीद एक्सटेंड करना चाहिए। बाकी रहेगी ये तो अच्छी चीज़ है, जो 3 साल से मरीज बेचारे परेशान हो रहे थे उन्हें सहूलत मिल जाएगी। ब्रेक के बाद आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। 2 दिन पहले भी हमने ये खबर डिस्कस की थी, इवन डीसी साहब आई थी 1 हफ्ता कबल शो में, तब भी ये चीज़ डिस्कस की थी। अब शिकंजा तैयार करने का फ़ायदा क्या है? आधे से ज़्यादा लोग तो वैसे जा चुके हैं, कुछ लोग आज चले जाएंगे। आपका शिकंजा आज भी जितना तैयार होगा वो देख ही लेंगे हम। 219 गाड़ियों को जुर्माने किए ट्रैफिक पुलिस ने। ओवर चार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के गिरद घेरा तंग किया गया। आमिर भाई, वही देखिए, मुझे नहीं समझ आती कि ये खबर शायद आपने नंबर्स बनाने के लिए की जाती है, ये और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखें, ट्रांसपोर्टर्स की भी मुश्किल को समझे। इस सीज़न के अंदर जो गाड़ी लाहौर से लेट से लिया जा रही है, जेलम जा रही है, पिंडी जा रही है, वो भर के जा रही है, वापस खाली आएगी। वहाँ से किसी ने नहीं आना। इन 3 दिनों के दरमियान में किसी ने ट्रैवल नहीं करना है, तो जो गाड़ी एक दफ़ा जाती है उसको डबल फ्यूल चार्जेस पड़ते हैं। ये बात तो गवर्नमेंट को भी अब समझ लेनी चाहिए और बाकी लोगों को भी समझ में आनी चाहिए। तो भाई ये जो ओवर चार्जिंग को ठीक कर रहे हैं। नहीं, मैं ये ओवर चार्जिंग की बात नहीं है। बात ये है कि आप उनको लिए क्या है, अव्वल तो पहली बात है ये जुर्माना गवर्नमेंट को होना चाहिए। क्या गवर्नमेंट ने कोई मुतबादल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया कि इसको प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट माफिया के हाथ में दे दिया है? क्या आपकी ट्रेनें टाइम पर और ट्रेनें सारी सही चलती हैं? नहीं। क्या आपके पास कोई अपनी कंपनी है जो सस्ते किराए में लोगों को लेके जा रही है? नहीं। अब ट्रांसपोर्टर की सिर्फ मसले को समझे। जो जाएगी सियालकोट गाड़ी, वो सियालकोट से वापस जब आएगी तो खाली आएगी, खाली आ रही होती है गाड़ी। अगर आपने कभी ईद के दिनों में ट्रैवल किया तो आपको नजर आएंगी। अब वो उस डबल फ्यूल चार्जेस पे क्या करें? उसको मुझे भी समझा दे कि उसका खर्चा, वो उसका जुर्माना या उसकी चीज़ें किस तरह से पूरी करेंगे। तो वो लाजिमी बात है कि वो टिकटों में कुछ ना कुछ इजाफा करते हैं ताकि उनके जो वापसी का किराया है वो भी उनका पूरा होता चला जाए। डबल नहीं करते हैं, कुछ इजाफा करते हैं, वो एक रेशो के हिसाब से करते हैं। मेरा ख्याल है इस पर बैठकर कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि ईद के दिनों में आपके किराए में 10% इस तरह से इजाफा होगा। यानी आप कह रहे हैं अदरवाइज वो नुकसान में रह जाएंगे। अदरवाइज वो नुकसान में जाएंगे तो उनका नुकसान, किसी का भी नुकसान में क्यों? वैसे मैं आपको बताता हूँ, नुकसान में जाते नहीं होंगे क्योंकि ये रिवायती खबरें, ना कोई छापे मारते हैं, ना कोई ट्रांसपोर्टर्स को रोकता है। ये 1-2 जुर्माने कर दिए, बस कर दिए। वकास, आमिर भाई ने 3 पॉइंट्स उठाए हैं, 2 से मैं इनसे एग्री करता हूँ, 1 से इनसे इख्तलाफ करता हूँ। एक एग्री जिस पॉइंट पे करता हूँ, पहली बात है गवर्नमेंट को जुर्माना होना चाहिए। साल में आपने 3 दिन हार्डली करने होते हैं, 2 ईदें हैं, बाकी एक दो जो त्यौहार हो जाता है, जैसे कोई 14 अगस्त या इस तरह कोई नेशनल हॉलीडे आ गई तो उसके बाद होना है। लेकिन बेसिकली 2 दिन ही होते हैं ईद के आपके। तो आप बैठ के कोई मैकेनिज्म नहीं निकाल पाते कि यार हम आपको पता है कि हर साल यही होना है, तो आपने हर साल वही बस प्रेस से जारी कर देनी है, बाहर निकलना है, पैसा पूसे लेके आके और अपनी दिहाड़ी लगा के बैठ जाना है। और इससे मैं आमिर भाई से एग्री करता हूँ। बेसिकली जुर्माना अथॉरिटीज़ को होना चाहिए जिन्होंने साल भर कुछ नहीं किया, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि वो माइनर सा इजाफा करते हैं। ये जब लोग देखते हैं ना कि उन्हें कुछ मिल रहा है, आमिर भाई आप तो कभी कभार जाते हैं ना, हम तो हर साल ही जाते हैं, ये डबल से भी ऊपर चार्ज करते हैं, फिर ओवरलोडिंग करते हैं, फिर मर्जी के साथ। जैसे हमारा हिसाब होता है ना हमारे दर्जियों का, सेम सिचुएशन इनकी भी होती है। 10 सेकंड मेरे पास है। हाँ, तो लेकिन बात यह है ना कि जो मजदूर तबका आपके पास जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। और ये तभी मुमकिन है अगर 1 साल पहले आप तैयारी करके बैठे, कोई रास्ता एक निकालना होगा, जैसे आमिर भाई ने कहा है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद आए। वेलकम बैक। ईद की तैयारियां चल रही हैं बाज़ारों में, ब्यूटी सैलून्स में, मेहंदी शॉप पे, हर जगह पर हमें लोगों का रश नज़र आ रहा है।
बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न होते हैं अपनी स्किन को लेकर कि हमारी स्किन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो स्किन केयर बुनियादी तौर पर एक दिन में नहीं हो जाती है। जिस तरह आप जाएंगे तो शॉपिंग करके एक दिन में ले आएंगे, ऐसे नहीं है। इसके लिए किसी भी इवेंट से कितनी देर पहले आपको अपनी स्किन की केयर करना शुरू करनी है, किस तरह से करनी है, डिफरेंट स्किन टाइप्स को किस किस तरह की एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर आपने कोई स्किन का ट्रीटमेंट कराना है तो लेट्स सपोज अगर कल या परसों ईद है तो कितनी देर पहले आपको कराना है। और इसके साथ साथ ये जो कुछ मौसम तब्दील हो रहा है, हमने रोज़े रखे, उसके भी असरात स्किन पे होते हैं। ऑब्वियसली पानी की कमी, हम पानी जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं तो असरात उसकी स्किन पर भी आते हैं। तो इस तमाम टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजीम जहांगीर मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो हमने रोज़े रखे तो पानी की कमी हो जाती है, सो हम स्किन केयर किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ स्किन में ये है कि अगर आपने पानी पी नहीं सकते तो जिससे रोज़ा टूटता भी नहीं, आप पानी लगा ज़रूर सकते हैं। तो जो हाइड्रेशन जो है बेसिकली वो स्किन की बड़ी ही आसान चीज़ है जो कि हम नहीं करते। चीज़ ये है कि सब लोग 5 वक्त की नमाज भी रोज़े में पढ़ते हैं। हाँ जी, तो वो जब हाइड्रेशन करते हैं, जब आप पानी लगाते हैं लेकिन वो पानी उड़ जाता है, तो कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र जो है वो आप लगा सकते हैं। उन मॉइस्चराइज़र में कंटेंट्स क्या होने चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए। तो हमने एक पब्लिक के लिए उसमें कोई पैसे नहीं लगते। आप जाके एक dryskin.com.pk हमने एक वेबसाइट बनाई हुई है, चूँकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आधी बीमारियाँ सर्दियों में तकरीबन ड्राई स्किन से होती हैं। तो dryskin.com.pk वहाँ जाके पढ़ें आप ज़रा कि ड्राई स्किन क्यों होती है, उसका आसान हल क्या है। अगर आपके पास ज़ीरो पैसे हैं ना, तब भी आप ड्राई, क्योंकि यहाँ पे जो सरसों का तेल लोग लगाते हैं, तो अगर आप गीला बदन करके वो लगा लें तो कम से कम कुछ तो होगा ना। आप जैतून का तेल लगा सकते हैं, राइट। लेकिन वो आइडियल इसलिए नहीं कि वो सिर्फ ऑयल है। तो जो अच्छा मॉइस्चराइजर होता है उसके अंदर ऑयल के साथ थोड़ा सा पानी मिला होता है, यानी उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। तो वो जो है वो ऑयल इन वाटर जिसको बोलते हैं। तो वो जो क्रीम्स हैं अच्छी, जो अल्ट्रा मॉइस्ट एक है और बहुत सारी जो है ना बड़ी अच्छी मॉइस्चराइज़र हैं। आप जो मॉइस्चराइज़र लगाएंगे वो जो ज़्यादा थोड़ा सा ऑयली लगाएंगे जो सर्दियों में, और जो लेस ऑयली होगा वो लगाएंगे आप गर्मियों में, ताकि आपके पोर्स क्लॉग ना हो जाएं। तो ये तो बड़ा सिंपल काम है कि अगर आपने पानी नहीं पी सकते या नहीं पिया तो जो हाइड्रेशन है जिल्द की, और इससे लोग समझते हैं कि पानी पीने से स्किन को कुछ पता नहीं चलता। जब बच्चे या बड़े डिहाइड्रेट होते हैं ना गर्मियों में, तो डॉक्टर सबसे पहले स्किन का टर्गर देख के पता चलाते हैं कि क्या बॉडी में पूरा पानी है कि नहीं। तो स्किन जो है ना ये बड़ा अमेजिंग ऑर्गन है कि आपको उसको देख के आपको जनरल हेल्थ का भी पता चल सकता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। डॉक्टर साहब, स्किन केयर की बात करेंगे। ईद से पहले अभी आज रश होगा ब्यूटी सैलून्स में, और हम कहते हैं शायद पहले कराएंगे तो स्किन ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट स्किन का कराना चाह रहे हैं तो कितनी देर पहले आपको कराना है? देखें, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो आप चंद महीने पहले कराते हैं और शुरू कर देते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसे हैं जो महीने के करीब करवाने हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि आप आखिरी दिन भी करवा सकते हैं। तो सबसे वो शुरू कर लेते हैं जो सब आखिरी दिन भी आप करवा सकते हैं। 2 या 3 ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आप आखिरी दिन भी करवाएंगे तो कोई उसका मसला नहीं है। उसमें से एक है माइक्रोडर्मेब्रेशन। ये हम बहुत छोटे छोटे से क्रिस्टल्स होते हैं जो कि आपके रेत की तरह के समझ लें होते हैं, ये नमक की तरह के होते हैं, और वो क्रिस्टल्स हैं, यानी वो थोड़े से उनकी जो साइडें हैं वो थोड़ी सी तीखी हैं ताकि वो शार्प है, ताकि वो जब लगें तो रेगमाल की तरह वो स्किन को हल्का सा पील कर जाए। लेकिन वो इतना हल्का होना चाहिए कि खराश नज़र ना आए, ज़ख्म ना हो। उसके लिए हम खास मशीन यूज़ करते हैं जिसको माइक्रोडर्मेब्रेशन बोलते हैं। अगर ये सही की जाए तो इट्स वेरी वेरी सेटिस्फाइंग प्रोसीजर। अल्लाह ने स्किन में एक ये खुसूसियत रखी है कि अगर आप उसको हल्का सा पील कर देते हैं जो कि नज़र भी ना आए, तो जिल्द की एक तो ऊपर से साफ़ हो जाती है, इस तरह रेगबाल से साफ़ हो जाती है कोई जगह, और सेकंड ये है कि जो नीचे वाली जिल्द है उसमें अल्लाह मियाँ एक प्रोड्यूस कर देते हैं चीज़ कि वो नई साफ़ निकल आती है जिल्द। ठीक है जी। इसी तरह जो हाइड्रा फेशियल है वो भी इसकी एक और किस्म है जिसमें हम पानी से, तो यहाँ पे तो क्रिस्टल से किया, इसमें हम कोई वाटर टाइप कोई भी चीज़ हो सकती है, सीरम हो सकता है, वाटर हो सकता है, उसमें हम कुछ ऐसी दवाइयाँ मिला देते हैं जिससे कि जिल्द ऊपर से हल्की सी पील हो जाती है, और साथ ही उसमें कुछ ऐसी चीज़ें इन्फ्यूज़ कर देते हैं जिससे स्किन का ग्लो भी ज़्यादा आ जाता है, और स्किन में एंटी रिंकल या एंटी एजिंग या पिगमेंटेशन की चीज़ें उसके अंदर हम डाल देते हैं। तो आपने जिल्द को साफ़ किया, साफ़ करके उसके अंदर वो चीज़ें भर दी जिससे कि स्किन बेहतर नज़र आई। और उसके ऊपर आजकल हमारे पास और चीज़ें कुछ आ गई हैं, कोई लाइट्स ऐसी आ गई हैं जिससे ग्लो करती है स्किन, जिससे कोई कोलेजन प्रोडक्शन बेहतर हो जाती है।
तो ये 2 चीज़ें होंगी। अगर आप साथ चाहते हैं कि स्किन थोड़ी सी टाइट भी दिखाई दे तो उसको हम रेडियाज बोलते हैं। उसमें रेडियाज जो है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ख़ास तरह की है, उसमें हम स्किन में ख़ास किस्म की एनर्जी देते हैं जिससे जिल्द जो है वो खिंच जाती है, थोड़ी सी टाइट हो जाती है। उसके लिए जो टाइट ये जो है अब ये वक्ती तौर पे टाइट होती है, कुछ इसका लॉन्ग टर्म भी होता है फ़ायदा, लेकिन ये इमीडिएट साइड इफेक्ट जो इसका है ना इफेक्ट जो है ये फ़ायदा वो हो सकता है। ये 2 चीज़ें हैं जो इमीडिएट करती हैं। तीसरी वो चीज़ है जो इमीडिएट फ़ायदा करती है लेकिन अगर आपने पहले नहीं करवाया तो आखिरी मोमेंट में नहीं वो करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आदत नहीं है उसकी या आपको पता ना हो कि ब्रूज ना पड़ जाए, कहीं नील ना पड़ जाए, लेकिन वो इमीडिएट अफेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं फिलर्स। तो वो फिलर जहाँ पे अगर आपकी लाफ लाइंस हैं या आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा अंदर को गई हुई आँखें या होंठ बहुत पतले हो गए वक्त के साथ या चिन थोड़ी सी छोटी है या आपकी चीक बोन बड़ी अंदर को गई हुई है, तो आप फिलिंग करके ये हाइलुरोनिक एसिड है वही चीज़ है जो आपकी बॉडी बनाती है। तो ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, वो तकरीबन साल के करीब चलता है। लेकिन अगर आपको पहले पता है कि आपको ब्रूजिंग नहीं होती, आपने कोई खून पतला करने वाली दवाइयाँ नहीं लेते, तो वो आप अगर आखिर में भी करवा लेंगे तो दैट इज़ फाइन। फिर कुछ आ जाते हैं जो 2 से 3 हफ्ते जिनको अफेक्ट होते हुए लगते हैं, उनमें आ जाता है बोटॉक्स। तो आपकी जो जिल्द की वो झुर्रियाँ जो कि आपके मसल की मूवमेंट से बनती हैं, यानी आपकी माथे की झुर्रियाँ और आपकी आंखों के इर्द गिर्द की झुर्रियाँ, वहाँ पे अगर हम बोटॉक्स लगा दें तो उसके फ़र्क को आते हुए कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं। सही। और 2 हफ्ते के बाद मैं चाहता हूँ 2-4 दिन और हमारे पास हों ताकि आप मज़ीद बेहतर दिखाई दें। तो अगर आप बोटॉक्स करवाना चाहें तो 2 हफ्ते पहले आप करवाएंगे। ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बता दीजिएगा बुनियादी स्किन केयर, अब ईद से पहले अगर हमने अपनी स्किन की केयर करनी है, मौसम भी चेंज हो रहा है, कोई इवेंट आपके घर आ रहा है, तो हमने जो स्किन का अपने ख्याल रखना है वो हम समटाइम ऐसा कर देते हैं, बार बार पॉलिशर लगा लिया, बहुत ज़्यादा मसाज कर लिया, वो स्किन अच्छी होने के बजाय ख़राब हो जाती है। कैसे करनी है स्किन? देखें, जो पॉलिशर्स वगैरह है ना, वो अगर आप करवाएं तो या तो कोई ऐसा मेडी स्पा हो जिसमें डॉक्टर सुपरवाइज कर रहा हो उस स्पा को या उस सैलून को, ताकि वो वजह ये है कि काफ़ी दफ़ा वहाँ पे जो वही आपने बताया जो एग्रेसिव चीज़ें होती हैं, आपने पॉलिशर किया तो पॉलिशर जो हम डिफ़ाइन करते हैं आमतौर पर ख़वातीन, वो कहती हैं कि ब्लीच हो जाता है स्किन जो है, वही ब्लीच जो ब्लीच करती है वो थोड़ी सी ज़्यादा देर तक लगी रहे या ज़्यादा एग्रेसिव हो तो वहाँ से जल जाता है, जल जाती है, तो उससे आपने अवॉइड करना है। आखिरी मोमेंट पे वो नहीं करना। अगर आपने माइक्रोडर्माब्रेशन या हाइड्रा फेशियल करवा लिया है तो आप ब्लीच या तो पहले करेंगे 2 दिन या 2 दिन बाद करेंगे, और वो बेहतर है कि कोई प्रोफेशनल आपकी करे जिसमें दरमियान में वक्फा भी, और वो ब्लीच को फिर हम थोड़ा सा हल्का डाइल्यूट कर सकते हैं उसको। ठीक है जी। तो पॉलिशर इज़ नो, आपने 2 या 3 चीज़ें इकट्ठी नहीं करवानी, राइट। तो कोई एक चीज़ आप करवाएंगे, अगर आप उसका करें तो फिर आप या माइक्रोडर्म करवाएंगे या आप हाइड्रोफेशियल करवाएंगे, दोनों इकट्ठे नहीं करवाएंगे क्योंकि दोनों का मकसद एक है। इसके साथ आप अगर मिलाना चाहें कुछ तो आप रेडियाज या रेडियो फ्रीक्वेंसी वो मिला सकते हैं आप। अगर आपका दिल ये चाहे कि नहीं मैंने कुछ लॉन्ग टर्म भी मुझे फ़ायदा हो तो आप 1 महीना पहले या 3 हफ्ते पहले आप लेज़र, जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग बोलते हैं, माइक्रो नीडलिंग, वो आप करवा सकते हैं, लेकिन वो भी 1-2 हफ्ते पहले करवाना है, आखिर में जाके नहीं वो करवाना। और सिंपल कम से कम आप ये करें कि अपना मॉइस्चराइज रखें जिल्द को, सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, ठीक है। और मेकअप का लोगों का ख्याल है कि मेकअप बहुत बुरी चीज़ है, मेकअप बुरी चीज़ कोई नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर मेकअप कर सकती हैं। ठीक है, आप मेकअप कर सकती हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ स्किन की केयर भी अपनी लेकर चलनी है। लोग बड़ा कहते हैं कि जी साबुन का इस्तेमाल नहीं करना, फेस वॉश का इस्तेमाल ही होना चाहिए, फेस वॉश भी बहुत कोई आला क्वालिटी का होना चाहिए। कुछ बुनियादी चीज़ें जो आप बताना चाहें कि अगर आप सोप इस्तेमाल करें तो वो किस तरह का होना चाहिए, फेस वॉश इस्तेमाल करें तो किस तरह? देखें, एक चीज़ बुनियादी चीज़ कि जब आप सोप को, कोई सोप या आप कोई फेस वॉश यूज़ करें तो एक मेक श्योर करें कि उसका जो पीएच है वो 5 के करीब हो। ठीक है। क्योंकि जितना सोप का पीएच ज़्यादा होगा, साथ हमारा नॉर्मल बॉडी का पीएच होता है, स्किन का पीएच थोड़ा सा एसिडिक होता है, जिस तरह का स्किन का पीएच अगर उसी तरह का सोप होगा तो ड्राई नहीं करेगा और दूसरा उसको इरिटेट नहीं करेगा, इन्फ्लेम नहीं करेगा। अगर कोई साबुन आपका मुंह धोने के बाद या ख़ास तौर पे हाथ आपने रिपीटेडली, आप चूँकि ज़्यादा मुंह तो 1 दफ़ा 2 दफ़ा धो लेता है बंदा दिन में, लेकिन अगर कोई हाथ चूँकि बार बार धोते हैं तो सबसे आसान टेस्ट सोप का ये है कि अगर आपने 4-5 दफ़ा हाथ धोए और आपकी जिल्द खुश्क हो गई हाथों की तो वो सोप आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है। ठीक है जी। ये 2 बड़ी सिंपल चीज़ें हैं कि पीएच को चेक कर लें और सोप अगर आपके हाथ खुश्क कर रहा है उस सोप को यूज़ नहीं करना। अब पाकिस्तान में हमारे पास बहुत अच्छे सोप आने लग गए हैं, ठीक है, अल्ट्रा मॉइस्ट के नाम से एक है, बहुत सारे और आने लग गए हैं,
लेकिन जिसमें मॉइस्ट जिसमें आए, कोई मॉइस्चर हो जिसमें सोप में, वो आपने इस्तेमाल करना है। उसकी वजह ये है कि जो मॉइस्चर देने वाला सोप है वो आपकी जिल्द को एक तो ऑयल को ख़त्म नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ने इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हर बाल के साथ, चाहे बड़ा बाल हो या ये बारीक रुआ हो, उसके साथ अल्लाह ने हर बाल के साथ एक छोटा सा ऑयल ग्लैंड लगाया हुआ है, जो कि खुद ब खुद 24 घंटे की आपकी हल्की हल्की सी प्रोड्यूस कर देता है ऑयल। अगर आपने उस ऑयल को पहले किसी सोप से ख़त्म कर दिया और अब आप अल्ट्रा मॉइस्ट या कोई भी आप लगा रहे हैं, ऊपर को मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, तो आपने एक तो अपने ऑयल को ख़त्म करके दूसरा को आपने आर्टिफिशियल मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं। लेकिन अगर सचमुच आपका इतना ड्राई हाथ हैं, पाँव, हाथ, चेहरा, तो आपने मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। और बेहतर ये है कि उस मॉइस्चराइज़र में साथ थोड़ा सा सन ब्लॉक भी मिला हुआ हो, क्योंकि सन ब्लॉक जो है वो आपकी सोच से ज़्यादा आपकी जिल्द को बेहतर रखता है, क्योंकि आधी हमारी जो एजिंग है वो सूरज की उन शुआओं से होती है जो हमें नज़र नहीं आती। सही। और साथ ही अगर आप इतनी कर ही रहे हैं अपनी कि आपने धो भी लिया सही चीज़ से और सन ब्लॉक भी लगा लिया, तो कोशिश करें कि वो सन ब्लॉक लगाएं जिसमें बेस मिला हुआ हो। ठीक है। अब जो बेस मिला हुआ था उसमें हमें एक आयरन ऑक्साइड एक चीज़ होती है जिसमें होती है, जो कि उसकी जो विजिबल लाइट है सूरज की, तो सूरज की दो लाइटें, एक है विजिबल लाइट जो हमें नज़र आती है, वो भी ख़राब करती है काम। तो जब आपको ऐसा कोई सन ब्लॉक हो जिसमें बेस मिला हुआ हो, या जिसको आप जिससे छुप सके जल्द जो है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सी आ जाती है। हाँ जी, यानी आपने बेस जिसको बोलते हैं या फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, तो फाउंडेशन या बेस जिसमें मिली हुई हो सन ब्लॉक के अंदर, बेसिकली वो सन ब्लॉक हो, यानी बेसिकली बेस ना हो, बेसिकली हो वो सन ब्लॉक लेकिन उसमें बेस मिली, जिससे आपकी छुप जाएगी ना जल्द, तो आपको एक तो मेकअप नहीं बार बार करना पड़ेगा, मेकअप नहीं करना पड़ेगा, तो मेकअप के साथ साथ आपका सन ब्लॉक भी मिल जाएगा। और वो जो आपकी बेस होगी वो भी बहुत काम करती है आपकी आइंदा छाइयों को रोकने में और आपकी झुर्रियों को रोकने में। सही सही। डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें, लोग कंफ्यूज होते हैं, पहले स्किन को मॉइस्चराइज करना है, सन ब्लॉक पहले लगाना है बाद में लगाना है, मेकअप से कितनी देर पहले सन ब्लॉक लगाना है ताकि वो अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए, इसके लिए क्या करना है? देखें, आजकल बहुत सारे आप सीरम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल के सुबह में मैं कहता हूँ कि अगर आपने सुबह में यूज़ करना है कोई सीरम, तो आप वो यूज़ करेंगे जो कि हाइड्रेटिंग होगा, जिस तरह हाइलुरोनिक एसिड सीरम जो है, ठीक है। पहले इंपोर्टेड आते थे। एक मेरी ख्वाहिश भी है और दरख्वास्त भी है कि हमारे पास इतने कम पैसे हो गए ज़र मुबादला मुल्क के पास कि आप इंपोर्टेड चीज़ों की बजाय पाकिस्तानी चीज़ें यूज़ करें। पाकिस्तान में ज़बरदस्त किस्म के सीरम बनते हैं, आपको सिर्फ सर्च करना है कि बेस्ट सीरम कौन सा है, कुछ हमें आप कॉल कर सकते हैं, हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं, आपके तफज्जुल से आपको कॉल कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं और आप फिर बता सकती हैं लोगों को। तो बहुत सारे ब्रांड्स पाकिस्तान के हैं, तो पाकिस्तान के सीरम, लेकिन वो इंटरनेशनल क्वालिटी का हो, उसमें आपने हाइलुरोनिक एसिड सीरम जो है वो आप यूज़ करेंगे दिन में, ठीक है, उससे आपकी हाइड्रेशन हो जाएगी। तो पहले आपने मुंह धोया, हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ कर लिया और उसके ऊपर आपने सन ब्लॉक लगा लिया। सन ब्लॉक शुड बी द लास्ट। ठीक। नंबर 2, सन ब्लॉक जो है वो आप बाहर जाने से चंद मिनट पहले, 20-30 मिनट पहले यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप जाते हुए इमीडिएटली पहले भी यूज़ करें दैट इज़ फाइन, लेकिन बेहतर है थोड़ी सी देर पहले यूज़ कर लें। सन ब्लॉक अगर आपकी स्किन को वाइट नहीं कर रहा और नज़र नहीं आ रहा, उसको हम केमिकल सन ब्लॉक बोलते हैं। वो सिर्फ धूप की तपिश जो है उसको 2 घंटे बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसको फिर दोबारा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने ऐसा सन ब्लॉक लगा लिया है जिसको आपने बार बार लगाना भी पड़ जाए लेकिन आपको बुरा ना लगे, तो फिर बेहतर है कि उसके अंदर फाउंडेशन हो, ताकि वो बुरा ना लगे आपको, ठीक है जी। सेकंड ये हो गया कि दोपहर में आप क्या करना चाहते हैं, अगर आपने दोपहर में चेहरा धो लिया या नहीं भी धोया, तो आप उसके ऊपर कुछ और चीज़ भी लगा सकते हैं, और उसमें कोई एंटी पिगमेंटेशन क्रीमें आती हैं जिसमें आप अल्फा आर्ब्यूटिन लगा सकते हैं, ठीक है ना, वो किसी भी कंपनी की हो लेकिन अच्छी कंपनी की होगी ज़रा बेहतर होगी। अल्फा आर्ब्यूटिन आप सीरम, और रात में आप लगाएंगे कोई ऐसी चीज़ जो रिपेयर करे जिल्द को, जो सारा दिन वो रिपेयर होती रहे आपकी जिल्द, और अगले दिन के लिए फिर आप तैयार हो। उसमें हम रेटिनॉल सीरम्स बोलते हैं। नायासिनामाइड भी आप दिन में भी लगा सकते हैं, लेकिन रात को आप लगाएंगे। नायासिनामाइड आपको पता है कि विटामिन बी होता है, तो वो लगा सकते हैं। और आप रात को सोते हुए आप रेटिनॉल टाइप की सीरम लगाएंगे। रेटिनॉल के मुख्तलिफ उसकी कॉन्सेंट्रेशन आती हैं, 0.5 आती है, 1 आती है, 1.5, तो आप 1% भी लगा लेंगे तो ठीक है। लेकिन अगर वो आपको इरिटेट करेगा तो फिर आप नहीं लगाएंगे, फिर आप 2 घंटे से शुरू करेंगे और उसके ऊपर फिर आप मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, हमने हाइड्रा फेशियल की बात की, ब्यूटी सैलून्स पे मशीनें रख के लोग हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं। मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है,
क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? क्या वो इक्वली उसका उतना ही फ़ायदा होता है, नुकसान का बाइस तो नहीं? देखें, जो ब्यूटी पार्लर हैं वहाँ पे आप करवाएंगे जाके सिर्फ ब्यूटी की वो चीज़ें जो कि ब्यूटिशियन कर सकता है, जिसके लिए किसी पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा बंदे की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो उसके लिए आप मेकअप करवा सकती हैं वहाँ जाके, आप हेयर स्टाइलिंग करवा सकती हैं, लेकिन वो भी अगर आप किसी डॉक्टर के जो ज़ेरे साया काम कर रहा हो, जो सुपरविजन में डॉक्टर की हो, ताकि डॉक्टर देख सके कि कौन सा स्ट्रेटनर आपके बालों को ठीक करेगा, कौन सा रीबॉन्डिंग का केमिकल आपके बालों को ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि रीबॉन्डिंग के केमिकल आपको पता है बाल तोड़ देते हैं, बाल छोटे लोगों के बेचारों के हो जाते हैं, लंबे नहीं होते, राइट। आपके लिए कौन सा फेशियल अच्छा है, आपके लिए कौन सा मास्क अच्छा है, सही। तो बेहतर तो ये कि कोई डॉक्टर सुपरवाइज कर रहा हो, कर चाहे टेक्नीशियन रहे हो, लेकिन सुपरविजन किसी डॉक्टर की हो। अगर आप वो नहीं कर सकते और आप सिर्फ फिर बेहतर है आप डॉक्टर से कम हाइड्रा फेशियल और माइक्रोडर्माब्रेशन जो कि टेक्निकल चीज़ें हैं थोड़ी सी, वो आप डॉक्टर से करवाएं। उसकी वजह है कि डॉक्टर को या डॉक्टर के अंडर सुपरविजन हो, चाहे टेक्नीशियन कर रहा हो, लेकिन वो डॉक्टर ये बता सके कि इसमें फ़लाँ सीरम से करना है, फ़लाँ केमिकल से करना है और फ़लाँ से नहीं करना। क्योंकि अगर आपको किसी को एक्जिमा है, दाने हैं, स्किन टाइप देखना, तो वो स्किन टाइप देखना, क्या बीमारी तो नहीं है, क्योंकि बीमारी को दवाइयों से ठीक करना इतना आसान काम है कि उनको हाइड्रा फेशियल से ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। सही हो गया, सही हो गया। यानी आपने जो कुछ भी कराना है, एक तो डॉक्टर का अच्छा इंतखाब करना है, दूसरा जो टाइम डॉक्टर साहब ने बताया कि कितनी देर पहले क्या क्या प्रोसीजर आप करा सकते हैं, इस सब का आपने खास ख्याल रखना है अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपकी और हमारी मुलाकात कल होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।